पीछे पीछे। सर ना वॉलेट ना पैन कार्ड, पॉकेट से सिर्फ ये कोल्हापुर से मुंबई का टिकट मिला है और यहाँ के किसी की एड्रेस की पावती। हो सकता है किसी ने मारने के बाद सब कुछ लूट लिया हो। क्राइम पेट्रोल के महाराष्ट्र वीक के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूँ। इस नौजवान की हत्या किसके लालच का नतीजा थी? लूट का, या ये मामला था दुश्मनी का, या फिर ये सब कुछ और ही? सर, जी कौन है मंगला? सर आप मैं सुरेश पाई और ये मेरी पत्नी मंगला पाई है। क्या बात है सर? आप जानती हैं शायद। कैसी बात कर रहे हैं सर? ये तो डर रही है देख के इसको, लाश सड़ गई है ना। अगर आप इसे नहीं जानते तो इसकी जेब से आपका एड्रेस कैसे मिला? पता नहीं सर, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे नहीं जानते? पक्का ना? पक्का सर। मोरे देखो वर्किंग है क्या, और अगर है तो 10 और 11 मार्च की फुटेज ऑर्गेनाइज करो। ये भाई अपनी उम्र से ज़्यादा दिमाग चला रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ ज़रूर हो सर। 10 को मुंबई पहुंचने के बाद और 11 की रात इसकी हत्या से पहले ये कहाँ था? सर कोल्हापुर के एक पुलिस स्टेशन में 13 मार्च को एक 20 साल के लड़के की मिसिंग रिपोर्ट हुई है। लड़के का नाम है रघु हिंद्रे। सर चेहरा और कपड़े विक्टिम की बॉडी से मेल खाते हैं। गुड, एक काम करो, कोल्हापुर से वो मिसिंग केस की फाइल यहाँ मंगवा लो। रघु की फैमिली को भी बुलवाओ, लाश की शिनाख्त करवानी पड़ेगी। सर मोरे, जिस एरिया से डेड बॉडी मिली थी वहाँ की चोरी और लूट के पुराने केसेस खुलवाओ। देखो कौन है वहाँ का पंटर। छोटा मोटी चोरी करता हूँ साहब, लेकिन खून नहीं। पहचानता इसे? पटेल की दुकान से मिला है। तूने देखा था ना बच्चे का खून करने के बाद? ध्यान से देख इस फोन को और उल्टी कर। छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन काम का पता नहीं। काम ज्यादा है साहब। सच्ची साहब, आई शपथ इतना ही जुआ था साहब। तारीख याद है? किस रात को फोन चुराया था? शुक्रवार साहब, 10 तारीख। सर अगर ये जग्गा सच कह रहा है और उसने 10 तारीख को ही फ़ोन चुराया था तो ये कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि रघु की मौत अगले दिन मतलब 11 तारीख को हुई। फिर भी उसे कस्टडी में रखो, लूट और मारपीट का चार्ज लगाओ। हो सर। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। जैसा कि जग्गा ने बताया, रघु के बैग में ना तो पैसे थे ना ही कोई कीमती सामान, तो फिर कोई रघु को मारेगा क्यों? 20 साल का रघु कोल्हापुर से मुंबई आता है एक नवविवाहित दंपत्ति का एड्रेस लेकर, लेकिन उस दंपत्ति का यह कहना है कि वो उसे जानते तक नहीं। मुंबई पहुंचने की रात जग्गा रघु को लूटता है, लेकिन वो ये कहता है कि रघु का कत्ल उसने नहीं किया और रघु के बदन पर मिले घाव भी उसने नहीं दिए। रघु ने ऐसा क्या किया था कि किसी ने उसे जान से मार दिया?
और वो ऐसे किस काम से मुंबई आया था कि जिसकी भनक तक उसके माता पिता को नहीं थी। क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पर जो अपने जवान बेटे की गुमशुदगी से परेशान थे और फिर उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा एक लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाए। डॉक्टर साहब ये सब कैसे हो गया हमारे रघु के साथ? काका का इकलौता बेटा था ये, कौन सी दुश्मनी निकाली है इसके साथ इंस्पेक्टर साहब? यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप दीपक हिंदरे हैं? हो साहब। आपकी थोड़ी मदद लगेगी। हो। तुम्हारे काका ने कोल्हापुर में जो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी उसमें ये लिखवाया था कि रघु तुमसे मिलने आ रहा था मुंबई। तुम यहाँ मुंबई में रहते हो? जी सर, कुर्ला में। मैं एक बीपीओ में काम करता हूँ सर। और कौन कौन है परिवार में? गांव में आई है मेरी सर। ये रघु यहाँ मुंबई आया क्यों? लेकिन उसके सर पे प्यार का भूत सवार था सर। अभी कुछ दिन पहले उसने मुझे फोन भी किया था। खूप वेळ लागले दादा. दादा मी मंगलाशिवाय नाही जगू शकत और ना मंगला मेरे बिना जी सकती. आपला परिवार, आपली जात कुठे आणि ती कुठे? और अब तो उसकी शादी हो गई बड़ा. देख, भूल जाओ उसे. अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं दादा? उसकी शादी हो गई है, मुंबई में रहती है, फिर भी वो मुझसे ही प्यार करती है. मुझे कुछ करना होगा दादा. नहीं रघु, रघु नहीं. रघु. क्या नाम बताया लड़की का? मंगला सर. मंगला पई? जी सर, लेकिन उसकी शादी हो चुकी है अभी. सुरेश पई से? हो साहब. दीपक, सर सुरेश पई के ऊपर कोल्हापुर में रघु को पीटने का एक केस है और सर वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी अरेंज हो गई. सर पुढे घे. एक मिनिट रुक. मागे घे. हाँ, यहाँ से चला. सुरेश पई. चला. सीसीटीवी फुटेज और दीपक के बयान से यह भी साबित हो गया कि सुरेश ना सिर्फ रघु से मुंबई में मिला था बल्कि उसने रघु को पीटा भी था. सुरेश जितना अपनी पत्नी मंगला से प्यार करता था उतना ही उसके पुराने प्रेमी रघु से नफरत. ऐसे में रघु को जान से मारने की मंशा उसके मन में हो सकती थी. तो क्या यह एक जुनूनी अपराध था? क्राइम ऑफ पैशन? अरे साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा उसकी मौत से कोई लेना नहीं. कोल्हापुर में केस चल रहा है तुझ पर. शादी से एक हफ्ता पहले तूने रघु की जमकर पिटाई की थी. उसकी टांग टूटते टूटते बची थी. उसके बाद वो मंगला के प्यार में मुंबई आया तो तूने वहां भी उसको मारा. क्या रे सुरेश, इतना भेजा घूम गया था तेरा कि तूने जान ले ली उसकी? साहब मैंने कहा ना आपसे, मैं 11 को दिन से ही पुणे में था. राजा हरिश्चंद्र, तूने तो ये भी कहा था कि तू उससे मुंबई में मिला ही नहीं. तूने उसे मारने की धमकी नहीं दी. कहा था ना? कहा था साहब, इसलिए कहा था क्योंकि मैं घबरा गया था साहब. आपने उसकी डेड बॉडी की फोटो जो दिखा दी थी, मेरा उसके साथ ऑलरेडी लफड़ा था. तो सीधे शक मुझ पर ही करते ना साहब. सर, टोल बूथ कैमरा के हिसाब से 11 तारीख सुबह 10:30 बजे पई मुंबई से निकल गया और उसके टोल बूथ के पावती में भी वही टाइम है. पक्का खिलाड़ी है. झूठ पे झूठ बोलता है क्योंकि रघु को मारने का मोटिव सिर्फ इसके पास था. और सर ये भी हो सकता है कि उसने किसी और से मरवाया हो और खुद बचने के लिए मुंबई से निकल गया. ताकि हमें शक ना हो. इसलिए कह रहा हूँ मोरे, ये पक्का खिलाड़ी है. इसकी इन्वेस्टिगेशन भी पक्की होनी चाहिए. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फ़ोन रिकॉर्ड्स, इसकी अनयूजुअल एक्टिविटी, सब कुछ. और तब तक इसे कस्टडी में ही रखो. और हाँ, इसके अलावा सिर्फ दीपक है, उसकी कुंडली भी निकलवानी होगी. शांत आदमी है दीपक, अपने काम से काम रखता था. दीपक को किसी से ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा. दीपक मेरा पड़ोसी है,
मेरे छोटे भाई जैसा। मैंने उसकी कितनी मदद की है, पानी भरने में, बिल भरने में, लेकिन मुझे भी शादी पे नहीं बुलाया। शादी? कब हुई इसकी शादी? तो यही कुछ 1 महीना पहले। हाँ सर, ये दीपक का घर और ये मेरा घर, इतने करीब रहते हैं हम लोग, सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन कब गुपचुप शादी बना ली समझ में नहीं आया। अच्छा, तुम बता रहे थे कि जब वो शादी करके आया उनके साथ कोई और भी था? हाँ सर, एक रिश्तेदार था। रिश्तेदार? हाँ साहब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों के बीच में रिश्ता क्या है, कुछ तो गड़बड़ थी। वो गड़बड़ अभी भी चालू है? अब बीवी नहीं तो गड़बड़ किस चीज की? बीवी नहीं है मतलब? सर, एक दिन दीपक की बीवी को चक्कर आया, यहीं पे गिर पड़ी बेहोश होके। जब बेहोश हो गई तो दीपक उसको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद सिर्फ एक ही दिन दिखी जब दीपक उसको हॉस्पिटल से लेके आया। अच्छा, फिर? अगले दिन गांव चली गई। सर, अभी तो ये ऑफिस में होगा। एक काम करो, बुलाओ इसे कल, अपने तरीके से पूछताछ करता है। हो सर। सर, सर बैठो बैठो, बुलाएंगे साहब, बुलाएंगे सर लेकिन ओ, बोला ना बैठने को, साहब बुलाएंगे बोल के। सर आपने बुला, बाहर नाही फिरायला, बसा इथे, बोलत होतो तुम्हाला। ओ भाई सर, क्या साहिबानी अरे बोला जाके होगा बैठो ना, जाके बैठो उधर, अभी साहब राउंड पे गए, चलो जाओ। फुटो, ये क्या सोने की जगह है क्या? सर ये? अरे दीपक, तुम कब आए? आओ अंदर आओ। तो सर बस बैठ बैठ। सर वो क्या बात हो गई? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पिछले 4 घंटे से बाहर वेट कर रहा हूँ सर। क्यों, बहुत बिजी है क्या? घर पे बीवी इंतजार कर रही है? दीपक, हमसे झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे क्या झूठ बोला सर? बीवी के बारे में क्यों नहीं बताया? सर आपने पूछा ही नहीं। तुझसे पूछा था दीपक कि तेरे परिवार में कौन कौन है, और कौन कौन है परिवार में? सर वो क्या है, नर्वसनेस के कारण आपको बताना रह गया रहेगा बीवी के बारे में। और आप समझ सकते हैं सर, मेरा भाई मरा है। भाई से इतना लगाव था तो उसे मुसीबत में बस डिपो से घर क्यों नहीं लाया? इतना जरूरी काम था कि तेरा भाई जिसे पीटा गया था, जिसका पैसा मोबाइल सब चोरी हो गया था, उसे घर लाने की बजाय तूने उसका कोल्हापुर का टिकट कटवा दिया। और एक तू ही था जिसने उसे आखिरी बार मुंबई में देखा था। ए थाम थाम इकडे। रघु क्या हो तेरे को? हाँ क्या हुआ? मैं गया था उससे मिलने, लेकिन उस कुत्ते ने देखने भी नहीं दिया मेरी मंगला को। बहुत मारा था छोड़ूंगा नहीं साले को, देखना। अरे तुझे आई की शपथ है, अगर तू दोबारा उससे मिलने गया तो अरे मार डालेंगे तुझे रे वो लोग। और स्वतःचा नहीं तर कम से कम आई बाबा का ख्याल तो कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो कैसे जिएंगे आई बाबा, बोल? और मैं उससे नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊंगा, या वो कैसे जिएगी मेरे बिना? दादा जिवला गया हूं मेरी, मैं नहीं रह सकता उसके बिना।
मैं नहीं रह पाऊंगा उसके। लेकिन फिर भी तूने उसके गायब होने के बाद मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की, क्यों? सर वो क्या है कि आपने जब भी मुझे रघु का फोटो दिखाया, मुझे उसी वक्त मालूम पड़ा कि वो इतने दिन से मिसिंग था। दीपक 11 की शाम 6 से रात 10 बजे तक कहाँ था तू? आप मुझ पर मेरे भाई के कत्ल का शक कर रहे हैं? दीपक कहाँ था तू? सर मैं मेरे घर पर ही था। किसके साथ? कोई सबूत है? सर कोई सबूत नहीं है मेरे पास। मैं उस दिन मेरे घर पर अकेले ही था। और तेरी बीवी? सर दरअसल मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए आराम करने के लिए गांव गई है। संभाल के जाना। देख दीपक, हमसे कुछ भी छुपाना मत, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि सच बुलवाने के तरीके हमें आते हैं, समझा? हो सर। ये अभी भी बहुत कुछ छुपा रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड निकलवाओ। घुसना पड़ेगा गहराई में। ये जहां काम करता है वहां भी जाना चाहिए एक बार। और मोरे, इसकी बिल्डिंग के वॉचमैन और पड़ोसियों से उस रात के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। हो सर। मेरे वर्कर्स खुश रहे इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। और ये दीपक तो बहुत ही अच्छा लड़का था। मेरी था मतलब शादी के पहले तक उसने अचानक ही शादी कर ली। उसके शादी के बाद मैंने तो आउट ऑफ वे जाके उसकी मदद करने की कोशिश की थी। उसके बीवी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत थी तो मैंने दीपक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर उसकी बीवी को एक्सटेंड भी किया था। सारे खर्चे में उठाए थे, पूरे 25 लाख। 25 लाख? हाँ जी। और इतनी मदद करने के बावजूद भी पता नहीं क्या हो गया उससे, अचानक से गायब ही हो गया। गायब हो गया मतलब? 4 दिन से ऑफिस ही नहीं आ रहा और ना ही किसी को उसने इन्फॉर्म किया। दीपक का ऑफिस में कोई ड्रॉअर, लॉकर ऐसा कुछ है? हाँ सर, मैंने सारी फैसिलिटीज दी है उसको। उसकी चाबी मिल सकती है? हाँ जी। हाँ मोरे। सर इस दीपक के घर पे घर पड़ी हुई है और ये दीपक भी घर पे नहीं है। क्या? मोरे तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। जी सर। शर्मा, सर दीपक का ड्रॉअर, लॉकर जो भी है उसे अच्छे से चेक करो। उसकी चाबी आप इन्हें दे दी। मोरे, ये फोटो कुछ अजीब नहीं है? तो कुछ तो अजीब है इस फोटो। हाँ शर्मा बोलो। सर दीपक के ऑफिस के लॉकर से गांव में जमीन की खरीद के पेपर्स मिले हैं। जमीन की खरीदी के पेपर ऑफिस लॉकर में? ठीक है शर्मा, तुम वो पेपर्स लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। यस सर। मोरे, इस दीपक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। लेकिन सर कहाँ? ना वो घर में मिलता है ना ऑफिस में। मुझे लगता है हमें कोल्हापुर चलना चाहिए, वहां से कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। सर ये है दीपक का घर। साहेब काय झालं? कुछ नहीं, आपसे 2 मिनट बात करनी थी। बरं आप आइए, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। आपकी बहू होगी ना अंदर? बहू? मेरे बेटे की तो अभी शादी नहीं हुई, बहू किधर से आएगी? दीपक ने शादी नहीं की? नहीं तर का बरं? नहीं कुछ नहीं काकी। अच्छा, आखिरी बार दीपक का फोन कब आया था आपको? 4-5 दिन पहले किया था साहब। ऐसे तो हर 2 दिन में फोन करता था, इस दफा 4-5 दिन से फोन नहीं आया उसका। साहब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, उसने एक जमीन खरीदी है तो सरकारी कागज पे उसका साइन चाहिए था। जमीन? मुझे तो नहीं बताया उसने। कुछ हुआ है क्या साहब? कुछ हुआ नहीं है, आप बस इतना करना, अगर दीपक आए या उसका फोन आए तो कोल्हापुर पुलिस स्टेशन में मोहिते साहब को बता देना। बरं बरं, चला। नमस्कार। बोलो शर्मा।
सर एक डेवलपमेंट है, दीपक का मैरिज सर्टिफिकेट जाली है। क्या? हाँ सर, नकली मैरिज सर्टिफिकेट है। बट सर कोई नकली मैरिज सर्टिफिकेट क्यों बनाएगा? बहुत सी वजह हो सकती है शर्मा। फ्रॉड, स्कैम, गलत इरादे से ही नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। एक काम करो शर्मा, दीपक के नाम का रेड अलर्ट निकालो, वो ज़रूर फरार है, ढूंढना है उसे। ओके सर। मोहिते साहब। हाँ सर। वो जो दीपक के ऑफिस से लैंड डील के पेपर्स मिले थे, हाँ हाँ, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालो। फुल सपोर्ट सर। कहीं बोलत नहीं है साहब, किसी से भी बात नहीं करती है। रघु के जाने के बाद एकदम गमसाली है। बहुत धक्का लगा साहब, अंदर से बहुत धक्का। काका, काके की दवाइयाँ जो मंगाई थी अंदर रख दे बेटा। शेखर है साहब, रघु का दोस्त। रघु के जाने के बाद यही देखभाल कर रहा है हमारी, बहुत मदद करता है हमारी। अच्छा, रघु ने कभी आपको फोन किया था? कुछ बताया था कभी? कुछ परेशानी थी उसको? नहीं साहब, पर वाकई उसको कुछ परेशानी थी क्या? अभी तक ऐसा कुछ सामने आया तो नहीं है। खैर, कुछ लगेगा तो मैं आपको फोन करूंगा। चलो। मोरे, लो इनकम फैमिली है, क्या मोटिव हो सकता है? सर सॉरी सर, मी आतमध्ये काही बोलू नहीं सर। वो रघु के बारे में काकी कुछ भी सुनते हैं ना सर तो उसको सदमा जाता है सर। मेरे को आपको कुछ बताने का है रघु के बारे में। क्या? सर 11 तारीख को रघु का मेरे को फोन आया था सर। शेखर यार, मैं नहीं रह सकता यार मंगला के बिना। अरे पागलपन मत कर, चुपचाप गाँव में वापस आ। तू टेंशन मत ले यार, मैं सब सेट करता हूँ यार। क्या सेट करेगा रे तू रघु? छोड़ना यार। और बता क्या चल रहा है बाकी? अरे इधर गांव में क्या नया चलेगा, तू बता मुंबई का हाल। अरे हाँ शेखर यार, एक और गुंदड़ है यार इधर। क्या? मैं दीपक दादा के यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ पे ना कुछ तो विचित्र सा लग रहा है यार। हेलो, मुझे लगा सर वो मेरे को दोबारा फ़ोन करेगा, लेकिन किया नहीं सर। मला वाटलं कॉइन वगैरह ख़त्म झाले असेल, पर उसके बाद उसने फ़ोन किया ही नहीं सर कभी भी। पता नहीं उसने दीपक दादा के बारे में क्या विचित्र सुना देखा। कितने बजे फ़ोन किया था उसने? करीब 7 साढ़े 7 बजे किया था सर शाम में। अगर दीपक की शादी झूठी थी तो फिर वो अपनी नकली पत्नी का इलाज क्यों करवा रहा था? और दीपक की फर्जी पत्नी को आखिर ऐसी क्या बीमारी थी कि जिसके इलाज के लिए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर खर्च हुआ? क्या रघु को पता चल गया था कि दीपक की शादी नकली है? और क्या सिर्फ इसीलिए दीपक ने अपने भाई को मार दिया? इन सब बातों का जवाब सिर्फ दीपक दे सकता था, पर आखिर दीपक इस वक्त था कहां? कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं? सर प्राइमा फेसी गला दबाने से इसकी मौत हुई है। मेरे हिसाब से लगभग 2 दिन पहले इसकी मौत हुई है। सर इसकी मौत 2 दिन पहले हुई और उसके 1 दिन पहले हमने इसे पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके 1 दिन बाद उसी के घर में घरफोड़ी हुई। सर मतलब ये सब कुछ उसी रात में हुआ है जिस दिन हमने इसे पूछताछ के लिए बुलाया था। और जिस किसी ने भी इसे मारा है, शायद इसे मारने के बाद वो इसके घर गया, वो लैंड डील के पेपर्स ढूंढने जो इसने अपने ऑफिस के लॉकर में छिपा के रखे थे। मोरे, हमें मोहित से पता करना चाहिए कि उस लैंड डील के पेपर्स के बारे में कोई लीड मिली या नहीं। 20 लाख की जमीन सर दीपक ने सिर्फ 10 लाख में खरीदी है। ठीक है? क्या? कैसे? कहीं कळत नहीं सर, मगर खेती की जमीन बदली करने के लिए दीपक ने अप्लाई किया था और वहाँ कुछ फैक्ट्री डालने वाला था। एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बदली करने वाला था। ये देखिए। इस जमीन का असली मालिक कौन है? रहता कहाँ है? चला साहिबाना बैठा। इतना की जमीन 10 में बेची तो कुछ तो गड़बड़ सर, ये मनोहर को जानता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि मनोहर अब कहाँ है। मनोहर ने खेती की जमीन क्यों बेची थी, कुछ पता है? साहब बीबी बीमार थी उसकी, सबको पता है। किसान बेचारा क्या करता, जमीन बेचकर मुंबई को लेके गया इलाज के लिए। क्या बीमारी थी उसकी बीवी को? खूब बड़ी बीमारी थी, चक्कर आके गिरती थी भाई, ट्यूमर का काहीतरी। ब्रेन ट्यूमर? हाँ, दारू पी के मनोहर यही बोलता था, ब्रेन ट्यूमर। मोहिते,
मनोहर के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। चेक करो। जो आदमी दीपक और उसकी बीवी के साथ देखा गया था, उसका चेहरा मनोहर से बहुत मिलता है। इसका मतलब ये आदमी मनोहर है। और एक बात मोरे, तुम्हें याद है जब हमने ये तस्वीर पहली बार देखी थी, हमें इसमें कुछ अजीब लगा था। ये फ़ोटो कुछ अजीब नहीं है? तो कुछ तो अजीब है इस फोटो में। अजीब ये है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही हैं, सिर्फ आदमी का चेहरा बदल दिया गया है। मनोहर की जगह दीपक। हो सर, लेकिन ये सब करके इन्हें मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिलेगा मोरे। ये बहुत बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड है। मनोहर की वाइफ को ट्यूमर था, उसके इलाज के लिए मनोहर को काफ़ी पैसे चाहिए थे। अगर मनोहर अपनी 20 लाख की ज़मीन बेचता तो भी उसकी बीमारी के इलाज के लिए कम पड़ते, इसलिए दीपक ने उसे इंश्योरेंस फ्रॉड का ऑफर दिया। वो मनोहर की बीवी के साथ झूठी शादी करेगा और अपनी कंपनी से 25 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस उठाएगा। उसके बीवी को मेडिकल ट्रीटमेंट की जब ज़रूरत थी तो मैंने दीपक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर उसके बीवी को एक्सटेंड भी किया था। सारे खर्चे भी उठाए थे, पूरे 25 लाख। और बदले में मनोहर अपनी 20 लाख की ज़मीन दीपक को 10 लाख में बेचेगा। 20 लाख की ज़मीन सर दीपक ने सिर्फ 10 लाख में खरीदी है। मोरे, इस मांडवली से मनोहर को अपनी 20 लाख की ज़मीन के मिले 35 लाख और दीपक को 20 लाख की ज़मीन 10 लाख में मिल गई। दोनों का फायदा। बरोबर सर, ऑपरेशन के लिए पैसों के भी बंदोबस्त हो गए और ज़मीन भी अच्छे भाव में बिक गई। लेकिन अगर सबका फायदा हुआ तो ये खून क्यों? मुझे लगता है इस फ्रॉड मेडिकल इंश्योरेंस का रघु को पता चल गया होगा और इसलिए उस बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। तो दीपक ने सिर्फ अपना फ्रॉड छुपाने के लिए अपने ही भाई को मार दिया, या फिर मनोहर। अब ध्यान से मनोहर की ये फोटो देखो। अंगूठी अंदर की तरफ पहनता है। कुछ समझे? हो सर। रघु को दीपक ने नहीं, मनोहर ने मारा है और दीपक को भी मनोहर ने ही मारा है। रेड अलर्ट जारी करो। अभी स्टेट से बाहर नहीं गया होगा। सर, स्टेट के सभी पुलिस थानों में अलर्ट्स भेज दिए हैं, लेकिन सर अगर ढूंढने में देरी हो गई तो स्टेट छोड़ के निकल भी सकता है। हाँ मोरे, हमें सही जगह ढूंढना होगा। लेकिन कहाँ सर? हॉस्पिटल्स में। सर हॉस्पिटल में क्यों? मनोहर अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था और उसकी बीवी को ट्यूमर था। उसी चक्कर में तो ये सारा फ्रॉड किया गया है। अगर इसकी बीवी का इलाज चल रहा है तो वो रेगुलर किसी हॉस्पिटल में जाती होगी। मोरे, जल्द से जल्द सारे हॉस्पिटल्स में चेक करवाओ। हो सर। सर, नासिक के एक अस्पताल से खबर आई, मनोहर उसकी बीवी को लेके वहां पहुंचा। उसकी बीवी की कंडीशन बहुत सीरियस है। चला। सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 3। पेशेंट की तबीयत कैसी है? हमने बहुत कोशिश की लेकिन बचा ना सके। इंश्योरेंस फ्रॉड तो समझ में आया, अब आगे बता। रघु को मारने की क्या जरूरत पड़ गई थी? संगीता की सर्जरी बस हुई थी सर, मैं उसे गांव ले जाने वाला था। तभी दीपक का भाव को रघु वहाँ आ गया। जब उसे पता चला कि उसके भाई ने शादी कर ली तो पागल सा हो गया सर। बोला सबको बता देगा। तो 11 की शाम मैं और दीपक उसको समझाने के वास्ते बाहर लेकर गए, पर वो समझने को तैयार ही नहीं था साहब।
तब भी बोला कि मैं सबको बता दूंगा। मैंने दीपक को बोला तू घर जा, मैं इसको समझाते हुए लाता हूँ। जब दीपक घर चला गया तो मैं उसको लेकर। ए रघु, काय को ये सब लफड़े में पड़ रहा है तू? अजीब बात है ना, मतलब दादा की शादी हो गई है और घर वालों को पता भी नहीं है। हे बग रघु, तेरे दादा की शादी तेरे लिए बड़ी बात है, पर ऐसा कुछ है नहीं। मतलब तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है, और इसमें तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस तू ये बात अपने तक रख, कर ला। चल चलते हैं। ठीक है, मैं एक फ़ोन कर लेता हूँ घर पे, बता देता हूँ कि मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं यार, एक गड़बड़ है यार। मैं दीपक दादा क्या रह रहा हूँ यहाँ पे ना, कुछ तो। अरे बात कर रहा हूँ ना। अरे मना किया ना। मैं तेरी क्यों सुनूं? मेरी क्यों सुनूं? मैंने नहीं तो आज के बाद किसी की नहीं सुनेगा तू। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, अगर नहीं मारता तो वो अपना मुंह खोल देता और इंश्योरेंस फ्रॉड सामने आ जाता सर। फिर इस संगीता का इलाज नहीं हो पाता था सर। और दीपक, उसे क्यों मारा? जब आप लोगों को रघु की लाश मिली और आप लोगों ने तहकीकात शुरू की तो आप लोग दीपक के बहुत नज़दीक आ गए सर। वो डर गया और मेरे पास गाँव आ गया धमकी देने। तूने रघु को क्यों मारा? वो हमारा पोल खोलने वाला था। अभी जो तूने किया है ना, उसके चक्कर में मैं फंसने वाला है। मतलब ये कि रघु के खून के लिए पुलिस मेरे ऊपर शक कर रही है। मैं जा रहा हूं पुलिस को सब कुछ सच सच बताने के लिए कि रघु को तूने मारा है। तूने। दीपक, फ्रॉड दीपक मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा था साहब। मेरी जमीन को कौड़ियों के दाम पे खरीद कर उससे करोड़ों कमाना चाहता था। मेरी क्या गलती थी सर? मुझे मारना पड़ा उसको भी, और उसको मारने के बाद मैं उसके घर गया पेपर ढूंढने। क्योंकि मुझे पता था कि एक बार मेरे हाथ में पेपर लग गया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं इसमें शामिल हूँ। लेकिन मुझे पेपर मिला ही नहीं। फिर उसी रात मैं कोल्हापुर वापस चला गया और संगीता को लेकर मैं नासिक आ गया इलाज के लिए। मैंने उसको बचाने के लिए सब कुछ किया सर, सब कुछ किया, लेकिन वो मुझे छोड़कर चले गई सर। मुझे छोड़कर चले गई सर। चल गई साहब। पानी कम पड़ गया क्या जो परफ्यूम से नहा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रही हो? क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि तुम उस लड़की को घर पे क्यों ले आए हो? देखो, उसकी मम्मी गांव चली गई है और मैं इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ लेकर आया हूँ। आज से वहीं रहेगी। बेचारी बच्ची। हाँ, बिना किसी मतलब के तो तुम कुत्ते को भी पानी ना दो। इतने सालों से बिना मतलब से तुम्हें भी तो रोटियां खिला रहा हूँ ना, कुछ फायदा हुआ? हाँ, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। अरे बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया? किससे फोन में बातें कर रही है? देखिए ना अंकल, सुबह से मम्मी को फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। इतने सारे मैसेजेस किए फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। पता नहीं कैसे हो। तू टेंशन मत पाल, गांव में नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा। पर फिर भी अंकल, मन ना अशांत सा हो रहा है। पता नहीं, मम्मी की चिंता हो रही है। मैं तारा को अच्छे से जानता हूँ, फोन वोन के मामले में वो कितना लापरवाह है तुम्हें पता है ना। तुम नाश्ता कर लो, तुम्हारे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रखा है मैंने। हाँ, नाश्ता कर लो, मैं तैयार होके आता हूँ। चलो बेटा।
अरे किधर जाएगी? बहुत मजा आएगा। आजा छोड़ दो मुझे। आजा आजा कहाँ छोड़ दो मुझे। कट इट। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नताशा नताशा, तुम्हारी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। थैंक यू सर। सर सब कुछ आपकी बदौलत है, आप ही हमें इतना बड़ा ब्रेक दिए, हम पे भरोसा किए। हाँ, तुम्हारी मेहनत तो दिख ही रही है, मेहनत का फल तो मीठा ही होता है, इसलिए आज रात को पार्टी तो बनती ही है। एक्सक्यूज मी सर, वो मुझे कॉस्ट्यूम चेंज के लिए जाना है। हाँ श्योर, रात को पार्टी मत भूलना। ओके, सी यू। जीतू जी। जी। किसी को बोलकर नताशा को जरा जल्दी बाहर भिजवाइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर। आजा आजा। अरे गुप्ता जी, आप फिक्र मत कीजिएगा, हमारी जो फिल्म है ना एकदम सुपर हिट। अरे हीरोइन ने क्या काम किया, आप देखेंगे तो हिल जाएंगे। अरे सर, पूरा ऑडियंस हिल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, पक्का, जल्दी मिलते हैं। ओके जी, बाय। मुकुल जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपको एक लड़की से मिलाने वाला हूँ। ये वही है, मुस्कान। देखिए ना, इनका पोर्टफोलियो देखिए ना सर। क्या नाम बताया तुमने अपना? मुस्कान। मुस्कान, स्वीट नेम है। कैमरे के सामने घबरा तो नहीं जाओगे ना? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? सर, लड़कियों की उम्र की क्या सर, हीरोइन 18 साल में अटक जाती है। हाँ, ये अभी भी 18 की हुई है सर। अच्छा, तब तो गोल्डन एज में आई है, बहुत तरक्की करेगी। हाँ? अरे भाई, वो जरा गाड़ी वाले निकालो, नताशा मैडम के साथ हमें डिनर के लिए जाना है। सर एक मिनट आइए ना। हाँ, एक्सक्यूज मी। जी जी। हाँ जीतू जी, बताइए। सर वो तो घर चली गई। घर चली गई? जी सर। ऐसे कैसे चली गई? मैं यहाँ का प्रोड्यूसर हूँ, मैं पिछले 3 दिनों से उसे डिनर के लिए बुला रहा हूँ और वो चली गई। अरे बंद करो ये पिक्चर वगैरह, हम क्या बेइज्जती कराने के लिए बैठेंगे यहाँ पे? पैकअप करो। सर क्या बात कर रहे हो आप, 3 दिन की शूटिंग हो चुकी है। तो क्या हुआ? पैकअप इज पैकअप, पिक्चर बंद करो। मुकुल जी, क्या है? आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। सर, हीरोइन के लिए फिल्म क्यों बंद करना है? हीरोइन को ही रिप्लेस कर दीजिए ना। मम्मी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? 7 दिन हो गए, अभी तक एक बार भी बात नहीं हुई। मैसेज करती हूँ, जब नेटवर्क होगा तब डिलीवर तो हो ही जाएगा। मम्मी कहाँ हो? फोन करो, तुम्हारी चिंता हो रही है। क्या हुआ? कौन था वहाँ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई नहीं आंटी, आइए। हटो, मैं देखती हूँ। नहीं आंटी, वो हमारे मोहल्ले का गुंडा है। हटो जरा, मैं देखती हूँ उस गुंडे को, और फिर बाद में तुम्हें भी। कोई नहीं है वहाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। दुबे, बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। यस सर, और शायद बॉडी को यहाँ से घसीट के लाया गया है। दुबे सर, एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। सर, यहाँ 2 बैग पड़े हैं। रामपाल, चेक करो। सर,
इसमें किसी औरत के कुछ कपड़े हैं, बस। सर मुझे तो लगता है कि मारने वाले ने इस विक्टिम से जुड़ी किसी भी तरह की पहचान को मिटा दिया है। सर इसमें भी कुछ कपड़े और ये सीडी मिली। ये वही औरत है जिसकी बॉडी हमें मिली है। टाइटल्स में नाम चेक करो। ओके सर। बस। तारा कुमारी, ये भोजपुरी फिल्मों की पुरानी एक्ट्रेस है और इसको मरे हुए 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। इस भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन करो और तारा कुमारी के बारे में पता करो। हेलो, ओके, क्या आप उनका एड्रेस बता सकते हैं? है सर। ये ताला यहाँ पर कब से लगा हुआ है? जी सर, करीब 3 दिन से। किसी ने तारा कुमारी को जाते हुए देखा यहाँ से? जी सर, मैंने देखा। तकरीबन 7 दिन पहले वो अपने गांव के लिए जा रही थी। अरे कौन है? अरे अंधी हो क्या? हाँ, दिखाई नहीं देता है? हमारे पूरे कपड़े खराब कर दिए। सॉरी भाभी जी, वो गलती से पानी गिर गया। सॉरी सॉरी बोलने से हमारा क्या कपड़ा ठीक हो जाएगा? हाँ, अरे देखना चाहिए कि भाई इंसान बाहर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से काम करे। मम्मी शांत हो जाइए, सूख जाएगा, पानी है ना। उसकी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? सर उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर 3 दिन पहले वो इस घर को लॉक करके ऑनर को चाबी देकर अपने अंकल के साथ चली गई। ठाकुर साहब, जैसा आपने मुझे रूम दिया था ठीक वैसा ही छोड़ के जा रहा हूँ, देख लीजिए। चलो बेटा चलो। अंकल? जी सर, रमेश नगर में घर है, संदीप शर्मा नाम है उसका। ये अंकल तारा कुमारी का कोई रिश्तेदार है? दिखने में तो वो पति पत्नी दिखते हैं, मुस्कान को भी बेटी बुलाता था। इससे ज्यादा तो हमें भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे शर्मा जी शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है दूसरे घर में। अच्छा, और कुछ खास बात जो आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखी हो? संदीप में और तारा कुमारी में अक्सर झगड़ा होता रहता था। खबरदार, जो तुमने उसके दिमाग में हीरोइन बनने के सपने डाले तो ये हमारी बेटी है, समझ गए? चलो निकलो यहाँ से। दोबारा इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तुम्हारे हम आंख नोच लेंगे। चलो बाहर जाओ और दोबारा भी शक्ल भी मत दिखाना। चलो निकलो यहाँ से। जा रहा हूं मैं, दोबारा नहीं आऊंगा। ये मकान मालिक का क्या नाम बताया था आपने? रजनीश ठाकुर जी, वो नोएडा में ही रहते हैं, उनका अक्सर यहाँ आना जाना होता है। दुबे सर, मिस्टर ठाकुर को पुलिस स्टेशन बुला। ओके सर। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। अरे भगवान के लिए कैसे छोड़ दो? शांत हो जाओ। भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। गॉट इट, गुड, वेरी गुड। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। अभी अभी तुम्हारा एक्ट देखा, बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आज के लिए तुम्हारा पैकअप। ओके। तुम जाओ, ड्रेस वगैरह चेंज करो। ओके सर। हाँ जी बताइए। दरअसल बात यह है कि सर, थोड़ा पेमेंट अगर रिलीज हो जाती है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। नितिन, इनको 50 रुपए दो। शर्मा जी, ये 50 रुपए। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे। बोलिए। कि मुस्कान आज रात को डिनर मेरे साथ करेगी। सर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, वो तो आप ही की हीरोइन है सर। मुस्कान बेटा, मुकुल जी अपने घर पर एक पार्टी रखे है, तुम उनके साथ चली जाओ। हाँ, मेरा एक छोटा सा काम है, वो निपटा के फिर मैं आता हूँ। पर उनके साथ एक बात याद रखना, कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए सबको खुश रखना पड़ता है। हाँ? तुम उनके साथ जाओगी तो खुश हो जाएंगे। हाँ? एक मिनट। हेलो शर्मा यार।
तारा कुमारी जब गांव गई तब आप दोनों कहाँ थे? सर मैं तो घर पर ही था। और आप मुस्कान? सर मम्मी को भेजने के बाद हम घर पर ही थे। गांव में कोई रिश्तेदार है? नहीं सर, एक टूटा फूटा मकान है उनके पिताजी का। मुस्कान, आपकी मम्मी किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं सर, लेकिन अपनी बीमारी को लेके बहुत तकलीफ में थी सर। अगर ऐसी बात थी मुस्कान, तो आपकी मम्मी को गांव गए हुए 10 दिन हो गए। आपने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो गांव पहुंची भी या नहीं? कोई फोन कॉल या कोई मैसेज? हम रोज फोन करते थे मम्मी को, लेकिन उनका फोन लगता ही नहीं था। हमें लगा कि गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, जब नेटवर्क आएगा तो खुद ही फोन कर देंगे वो। इतने मैसेजेस भी किए मम्मी को, लेकिन हमें क्या पता था कि मम्मी हमें अकेला छोड़ के चली गई है सर। संभाल बेटा, संभाल। चलो। मिस्टर शर्मा। जी सर। आपसे भी बहुत कुछ जानना है, बैठिए। पूछिए सर। आपका और तारा कुमारी का झगड़ा होता था, क्यों? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं होता था। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है। तारा कुमारी ने आपको कई बार घर से बाहर निकाला है, यहाँ तक कि लास्ट टाइम जब आपकी और तारा कुमारी की लड़ाई हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो आपका चेहरा दोबारा कभी नहीं देखेंगे। क्यों? दरअसल बात यह है कि तारा बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई थी और इलाज के पैसों के लिए हमारा झगड़ा हुआ करता था। इसलिए आपने तारा कुमारी को अपने रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है सर। मैं तो उसे बहुत मानता था। पिछले 20 साल से मैं ही तो उसे संभाल रहा हूँ सर। आप चाहे तो मुस्कान से पूछ लीजिए। मैंने हमेशा तारा का ख्याल रखा है सर, हमेशा। सर मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। हर महीने उसे पैसे देता था, अपना फर्ज निभाया सर। फिर मैं उसे क्यों मारूंगा सर, क्यों मारूंगा? अब चाहे तो इंक्वायरी करा लीजिए सर। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह से समझ आइए, जब तक तारा कुमारी का कातिल मिल नहीं जाता आप इस शहर से बाहर नहीं जाएंगे, समझ गए? ठीक है सर। सर, तारा कुमारी के मकान मालिक रजनीश ठाकुर आ गए। बुलाओ उन्हें। मुझे एक बात याद आ रही है, वो अपनी बेटी मुस्कान को लेकर बहुत पॉजिटिव थी। मतलब? ये कोई 20-25 दिन पहले की बात है। रामन तुम हमसे दूर रहो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे क्यों ना बात करनी है? तुम्हें समझ नहीं आता? हमने कितनी बार कहा दूर रहो हमसे, हमारा पीछा मत किया करो। अरे देख तो जिंदगी में रानी बना के रखा हूं, पास में ले। छोड़ो हमें तुम्हारी रानी बनने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? छोड़ो ना हमें, छोड़ो मेरा हमारी बेटी पर नानी के कीड़े भी औरत इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो एक मार दिया मर पागल कहीं की। उसके बाद मैंने कभी रमन को नहीं देखा और ना ही मेरी कभी तारा कुमारी से मुलाकात हुई। ठीक है मिस्टर ठाकुर, आप जा सकते। थैंक यू सर। दुबे सर, ये रमन के बारे में पता करो। ओके सर। थाने से तेरा बुलावा आया है। सब कौन सा थाना? मेरे सारे रिकॉर्ड क्लियर है साहब। पर हम थाने में बताएंगे। चल अभी चल। साहब सारा रिकॉर्ड क्लियर। अरे बात क्या होगी सर? तारा कुमारी को धमकी देकर आया था ना तू कि जान से मार देगा? मौका मिलते ही तूने उसे जान से मार दिया। तारा किसने मार दी साहब? ना साहब, मेरा इसमें कोई हाथ ना है। मैं तो बस मुस्कान से बात कर रहा था, उसने देख लिया बस सर। इतनी बात में थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी। और उस कहासुनी की वजह से तूने तारा कुमारी को जान से मार दिया? नहीं साहब, मैं क्यों मारूंगा उसे जानते? पर साहब एक नंबर की बावड़ी औरत थी, एक नंबर की। रोज ना रोज किसी ना किसी तक भिड़े रहती। किसी न किसी ने काम कर दिया बस। साहब देख, तेरी पूरी हिस्ट्री मालूम है हमें। तू पहले भी 2 बार जेल जा चुका है ना, चेन स्नैचिंग और लड़ाई झगड़े के मामले में। बोल साहब, वो मजबूरी में गलती हो गई थी, उसे सजा भी काट चुका हूँ साहब। पर एक मैं कुछ नहीं करता, एकदम रिकॉर्ड क्लियर था मेरा। 18 फरवरी को तू कहाँ था?
साहब मैं तो घर आया था, मैं कहीं ना गया साहब, मेरी माता पूछ रही। वो तो हम पूछ ही लेंगे, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तो इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा साहब, ये रहूंगा। रमन की मुस्कान पर बुरी नजर थी, किसी तरह की रोक टोक का वो आदी नहीं था। ऐसे में मुस्कान की मां के आपत्ति करने पर, झगड़ा करने पर वो उसे मौत के घाट उतार दे, ये संभव तो था, लेकिन ये एक छोटे मर्ज की बड़ी दवा थी। उधर शर्मा के पास तारा को मारने की बड़ी वजह थी। तारा अब उसके किसी काम की नहीं थी। इसके अलावा वो शर्मा के मकसद में रोड़े अटका रही थी, उसके बनते काम को बिगाड़ रही थी। पुलिस के सामने तहकीकात के दो रास्ते थे, एक संदीप शर्मा की तरफ जाता था और दूसरा रमन की तरफ। दुबे सर, ये रमन और शर्मा पे नजर रखो, इनके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। और सर, ये तारा कुमारी बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन से अपने गांव पुनपुन जा रही थी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन के निकलने की टाइमिंग दोपहर के 2:15 बजे की है। उस दिन ये ट्रेन अपने टाइम से तो निकल गई, लेकिन तारा कुमारी स्टेशन नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब स्टेशन जाने के लिए कम से कम तारा कुमारी 1 घंटा पहले निकली होगी। ऑटो वाला जनकपुरी से तारा कुमारी को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए निकला होगा, लेकिन तारा कुमारी की डेड बॉडी महरौली के पास एक सुनसान इलाके में मिली। दुबे एक काम करो सर, ये डी रूट चेक करो, महरौली टू जनकपुरी। इस रास्ते पर जितने भी सिग्नल्स, बिल्डिंग्स, एटीएम्स, उन रास्तों से ये ऑटो जरूर गुजरा होगा। ओके सर। सर, ये देखिए, उस ऑटो का फुटेज मिल गया सर। जूम करो। ओके सर। तारा कुमारी का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है और ऑटो का नंबर भी। इस ऑटो का नंबर नोट करके आरटीओ से सारी डिटेल्स निकलवाओ इसकी। ओके सर। सर, आरटीओ से इंफॉर्मेशन आ गई है, वो ऑटो किसी नवल किशोर के नाम पर रजिस्टर्ड है। 18 फरवरी को तुम अपनी ऑटो में एक औरत को जनकपुरी से रेलवे स्टेशन लेकर गए। क्या किया तुमने उस औरत के साथ में? साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं किसी औरत को लेकर के नहीं गया था। तो 18 फरवरी को वो औरत तुम्हारी ऑटो में आई कहां से? मेरे पास 2 ऑटो है, एक ऑटो मैं चलाता हूँ और दूसरा रेंट पे देता हूँ। 18 फरवरी को तुमने अपनी ऑटो किसे रेंट पर दी थी? एक ही आदमी है जो 1 महीने से मेरा ऑटो चला रहा है। कौन? मुन्ना। कहाँ रहता है ये मुन्ना? रुको रुको, अरे सुनो, ये मुन्ना का घर कहाँ है? ये आगे से वो रहा ना सर मुन्ना। नहीं मुन्ना, पकड़ो इसको। कहाँ भाग रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? सर मैंने उसकी सिर्फ मदद की थी सर। किसकी मदद की थी तूने? सर रमन की। सब मुन्ना 1.5 नंबर का धोखेबाज है साहब, उसकी बात विश्वास ना करें साहब। मुन्ना का नाम हमने लिया कब? साहब गलती होगी साहब, माफ कर दे साहब। बोल, क्यों मारा तूने तारा कुमारी को? बोल। तारा की चोरी साहब, मुस्कान, उसके चक्कर में मारा। मैम चाय। सॉरी मैम। इडियट, देख नहीं सकते क्या? सॉरी मैम, छूट गया। जाओ निकलो यहाँ से। चलो भागो यहाँ से। अरे क्या हुआ बेबी को? बैठो 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 बैठो। देखिए ना सर, पैर चलते चलते बच गया। हाँ ले, बहुत दर्द हो रहा है क्या? मुस्कान, क्या हुआ सर? हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, बताते हैं क्या हुआ। पुलिस स्टेशन क्यों? ले चलो। पर सर हुआ क्या है? तुम्हारी माँ अकेले ही गाँव जाने वाली थी? हाँ सर, उन्हें बस कुछ ही दिनों के लिए गाँव जाना था। अगर ऐसी बात है दुबे, तुम्हारे नाम की टिकट क्यों करवाई गई? मुस्कान कुमारी, और लास्ट मिनट तक तुम्हारी टिकट कैंसिल नहीं हुई। सर वो हमारी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मम्मी ने कहा वो अकेले चले जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर हमसे क्यों छुपाया? हमने कुछ नहीं छुपाया। छुपाया है। सच तो ये है कि तुमने अपनी माँ तारा कुमारी का खून रमन से करवाया।
क्या रमन ने हमारी मम्मी का खून किया है? रमन तो एक मोहरा था, खिलाड़ी तो तुम हो, चाल तो तुमने चली। ये मोबाइल नंबर 9892391891, ये नंबर तुम्हारा ही है ना? जी सर। इस नंबर से रोज तुम रमन से बात करती हो, यहां तक कि जिस दिन तारा कुमारी का मर्डर हुआ उस दिन हत्या से पहले और हत्या के बाद तुमने इसी नंबर से रमन को फोन किया, उससे बात की। ये सब झूठ है, ये सब गलत है। बंद करो अपनी एक्टिंग। देखो सब सच सच बता दो। मम्मी समझती नहीं थी, उसकी बीमारी उसके दिमाग में चढ़ गई थी। इनकम कुछ थी नहीं और जितने भी पैसे बचे थे सब उनकी बीमारी में खर्च हो गए थे। भिखारी हो गए थे हमको हीरोइन बनना था, फिल्म लाइन में जाना था, लेकिन वो कभी हमारी बात सुनती नहीं थी, कभी नहीं सुनी हमारी बात। प्लीज मम्मी हमारी बात तो सुनो एक बार। हमको तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हम हीरोइन बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं। मम्मी प्लीज। बेटा ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें बहुत गंदगी है। हम सब संभाल लेंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे खुद के साथ। हम वादा करते हैं आपसे मम्मी। समझने की कोशिश करो। हमें ये सपने देखने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, क्योंकि ये दुनिया बड़े लोगों की है, सिर्फ बड़े लोगों की। देखो कल ही तुम हमारे साथ गांव चलो, अपनी मम्मी की बात मानोगी ना? हमारी ये इच्छा पूरी करोगी ना बेटा? हाँ ठीक है मम्मी। और इसलिए हमने रमन का इस्तेमाल करने का सोचा। आदत बन रही तो मेरी आदत बना के रखना चाहता है? उसके लिए एक काम करना होगा तुझे। बोल क्या करना पड़ेगा है? हमारी मम्मी ना गाँव जाने के लिए टिकट बनवा रही है। तेरी माँ एक नंबर की बावली है, 3-4 दिन में फिर वापस आ जाएगी। अगर तू उसको गाँव जाने ही ना दे तो? जिस दिन मम्मी गाँव जाने वाली थी उस दिन हमने पेट दर्द का बहाना बनाया और मम्मी को अकेले जाने के लिए मना लिया। भैया ये रिक्शा काहे रोक दिया? हाँ? जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? आंटी पहचाना क्या? तुम अपनी शोहरत की भूख में तुमने जन्म देने वाली उस माँ को मरवा दिया जिसने तुम्हारी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक बेटी ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ दोष सोच और परवरिश का नहीं था, यहाँ दोष था उस संतान का जिसने अपनी माँ के मन को समझा ही नहीं। तारा की हत्या के जुर्म में मुन्ना, रमन और मुस्कान को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हमारे युवा दोस्तों से ये खास गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेशन एज में ज्ञान और विवेक का दामन जरूर थामें, लेकिन अपने बड़ों के तजुर्बों की अनदेखी भी ना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।